हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिट प्रोविज़न, है ना, रिट अधिकारिता। अब देखिएगा, रिट को हिंदी में अगर हम देखें तो लेख भी बोलते हैं, और लेख का जो रिट का जो प्रावधान है वो ऑलमोस्ट जो दिया गया है वो आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में पीड़ित व्यक्ति जिसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो वो क्या करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है। किसके लिए? कि कोर्ट क्या करे, उसके मौलिक अधिकारों का क्या कर सके, परिवर्तन करा सके, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन कराए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया गया है वो स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का क्या है, एक रक्षोपाय है। ठीक है, वो स्वयं में क्या है, एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं, वो हैं 6। कौन कौन से? एक है समानता का अधिकार, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, फिर 19 से 22 तक बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की, फिर 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, फिर है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है 29-30 में किसका, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करता है, और फिर है हमारा आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वयं में कोई अधिकार ना होकर जिसके बारे में क्या कहा जाता है, अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। ठीक है, और वो खुद में भी क्या है, स्वयं में क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। देखिए, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 32 के अंतर्गत, है ना। और आर्टिकल 32 को किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान क्या है, अर्थहीन है, संविधान का कोई अर्थ ही नहीं है। इसे क्या माना गया है? संविधान की आत्मा माना गया है और संविधान का हृदय माना गया है। ठीक है जी, अब ये हो गया इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो कहें तो कि राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन यदि करती है तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पीड़ित पक्ष जो होगा याचिका के द्वारा आवेदन करने पर अपने न्यायिक अवलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसी विधि की वैधता और संवैधानिकता की जांच करा सकता है, और रिट के द्वारा रिट जारी करके अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय और कौन, उच्चतम न्यायालय क्या कर सकते हैं, कोई रिट जारी कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों का परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 13 से क्या करेंगे? अनुच्छेद 13 में क्या किया जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। क्लियर है? और इसी के साथ में बात करें कि लेख, ठीक है, लेख मतलब रिट आप सभी को पता होगा कितने तरीके की होती हैं, 5 तरीके की होती हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है ना। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट की तो उसे जुरिडिक्शन थोड़ा ज़्यादा है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी क्या, रिट जारी कर सकता है। ठीक है जी, तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई है जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की महत्ता प्रतिपादित होती है। अब बात आती है कि रिट कितने तरीके की होती है। रिट टोटल अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में 5 प्रकार की रिटों के बारे में उल्लेख है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबेस कॉर्पस भी कहेंगे, परमादेश मैंडेमस, क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा, है ना, प्रोविशन प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 तरह की क्या है, रिट। सबसे पहले बात की जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण की, मतलब देखिए हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे जिससे कि ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगे कि वीडियो देखने में, है ना, और आपको क्लियरली समझ भी आ जाए। आपको पता ही चल गया होगा कि रिट कब जारी की जाती है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनका परिवर्तन कराने के लिए रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। ठीक है, रिटें 5 तरह की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? कह रहा है कि इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित
की सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए कि आपने किस अधिकार से, क्या आपको राइट था इस व्यक्ति को बंदी बनाने का या नहीं, क्या आपने इसे न्यायिक तौर पर बंदी बनाया है नहीं। जब ऐसी कोई प्रार्थना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि सर किसी व्यक्ति को बेवजह बिना किसी कानून का उल्लंघन के या किसी बिना कारण के क्या कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, या फिर उसे सही तरीके से बंदी नहीं बनाया गया है, उसके जो कैदी के अधिकार होते हैं, जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पर रिट याचिका, जनहित याचिका के माध्यम से या केवल पीड़ित के रिश्तेदार भी क्या कर सकते हैं, रिट याचिका जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो न्यायालय वहाँ पे आदेश जारी कर देंगे कि ऐसे व्यक्ति को क्या करो, आप न्यायाधीश के सामने, न्यायालय के सामने उपस्थित करें और उनके कैद की वजह बताएं या कोई जो परेशानी आ रही है उसकी वजह बताएं। ठीक है, अब कह रहे कि न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है कि बिना कोई वैध कारण के, बिना कोई कानूनी कारण के ही इस व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। तो ये हुई हमारी कौन सी रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, हैबेस कॉर्पस की रिट। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सीआरपीसी में सेम बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे जो प्रावधान दिए गए हैं कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 97 है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें परमादेश रिट, परमादेश रिट के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। मतलब परमादेश, परमादेश मैंडेमस से समझ आ रहा है, परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अपने सार्वजनिक कार्यों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, परमादेश की रिट क्या हुई, एक आज्ञा के रूप में होती है जो किसे दी जाती है, जो अवर न्यायालय को, न्यायाधिकरण को, परिषद को, निगम अथवा अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित किसी विशेष कर्तव्य को पूरा करने के लिए जारी की जाती है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पद से संबंधित जो उसके कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। कोर्ट क्या देता है, आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं कि आप क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। और इस रिट को, परमादेश की रिट को क्या रिट कहा जाता है, न्यायिक रिट भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, क्यो वारंट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन है ना, किसी पद पर आसीन है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कि उस पर अधिकार है लेकिन वो उस पर आसीन नहीं है इस टाइम पे, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो क्या लोकहित में ये चाहता है कि सर ये व्यक्ति क्या नहीं है, इस अधिकार, इसको इस पद पर कोई अधिकार नहीं है लेकिन वो इस अधिकार पद पर आसीन हो रखा है, तो जाकर न्यायालय में क्या कर सकता है, समावेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि इसके शब्द से ही जैसा आपको पता चल रहा है कि किस अधिकार के द्वारा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के किसी लोक पद पर आसीन हो जाता है, बैठ जाता है ना, तो इस रिट के द्वारा उसे उस पद पर आसीन होने से प्रतिरोधित किया जाता है, रोका जाता है। यदि उसका कोई अधिकार नहीं है, उससे पूछा जाएगा कि क्यों वारंट, तो आप किस अधिकार से इस पद पर हैं, और अगर वो साबित नहीं कर पाता है कि मेरा इस पद पर अधिकार है, तो उसे वहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यह इस कड़ी में क्या है, हमने ये 3rd नंबर पर ले ली, 3rd रिट है जहाँ पर हम इस देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आपका क्या प्राधिकार है, यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। क्लियर, आई थिंक आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं हम प्रतिषेध की रिट। ठीक है, प्रतिषेध की रिट क्या है, प्रतिषेध की रिट कहाँ पर, किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है प्रतिषेध की रिट, है ना, मतलब प्रोहिबिशन, यहाँ पर रोक रहे हैं किसी को, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि होगा कि रोक रहे हैं। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से यहाँ पर क्या किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, जहाँ पर क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्षेत्राधिकार संबंधी कोई गलती करता है, जहाँ पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा हो, जहाँ प्रक्रिया में कपट का प्रयोग किया गया हो, अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग ना किया हो, या क्षेत्राधिकार से बाहर का प्रयोग किया हो, या जहाँ समुचित विधिक प्रक्रिया का पालन ना किया गया हो, तो वहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक देती है कि आप निर्णय देने से रोक दीजिए और ये मामला हमारे पास भेज दीजिए, है ना, या फिर रोक दीजिए। क्लियर, तो कह रहा है कि प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार तक का अतिक्रमण करने से रोकना है, तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता, केवल अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार तक के अतिक्रमण करने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य
होता है। फिर आती है हमारी उत्प्रेषण की रिट, सैरिसरी रिट भी जिसे कहा जाता है। तो ये रिट क्या है, ये रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, अब प्रतिषेध और सैरिसरी रिट में एक अंतर है, मेन अंतर एक ही है कि प्रतिषेध रिट जब सबॉर्डिनेट न्यायालय कोई निर्णय देने वाले होते हैं, निर्णय देने से पहले उन्हें रोक दिया जाता है ना। लेकिन जो सैरिसरी की रिट है, उत्प्रेषण की रिट है, वहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया गया होता है, अधिकारिता के बाहर या फिर कपट होता है उसमें, या नैसर्गिक न्याय का प्रयोग नहीं किया गया होता। तो यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस निर्णय को अपने पास बुला लेते हैं उस डिसीजन को सही करने के लिए। तो कह रहा है कि यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही होती है, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से दी जाती है। यहाँ पर जो उसने डिसीजन दे दिया है उसे क्या करना है, इसका कार्य उसे सही करना है। ठीक है, और उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध लेखों में बिल्कुल समानता है, लेकिन वहाँ पर डिसीजन दिया गया नहीं होता है, प्रोहिबिशन में रोकते हैं उसे, और सैरिसरी में क्या डिसीजन दे दिया जाता है। और दोनों ही किसके विरुद्ध जारी की जाती हैं, केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध, है ना। निकाय न्यायिक और अर्धन्यायिक मतलब जुडिशल और क्वासी जुडिशल जो वर्क होते हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हल्का सा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिट कहाँ पर, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। हाई कोर्ट विधिक अधिकारों के उल्लंघन और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन दोनों के विरुद्ध क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। 5 तरह की रिट है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण की आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है या फिर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया है तो न्यायालय से कहेगा कि हमारे सामने लाकर उपस्थित करो और कारण बताओ कि आपका क्या अधिकार था इसे बंदी बनाने का। ठीक है, फिर कह रहा है परमादेश, जब कोई व्यक्ति जब कोई सार्वजनिक पद पर है, अपने कार्य का कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे न्यायालय आदेश दे देगा कि अपने कार्य का जी आप क्या करिए, पालन कीजिए। फिर अधिकार परीक्षा की कोई व्यक्ति किसी पद पर है, सरकारी पद पर है, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं, और अगर वो उसका कोई अधिकार नहीं है तो उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर कहता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, कि जब न्यायालय क्या सबॉर्डिनेट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग पूरी तरीके से नहीं करता है, नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करता है, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट को रोक दिया जाएगा कि आप ये निर्णय मत दीजिए, डिसीजन नहीं दीजिए। उत्प्रेषण सैरिसरी में क्या होगा कि जब वो डिसीजन दे दिया है, अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया या अधिकारिता का कम प्रयोग किया या फिर ज़्यादा प्रयोग कर दिया या नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस निर्णय को अपने पास ठीक करने के लिए बुला लेंगे। उत्प्रेषण की रिट ये होती है। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।